Hello everyone, this is Preet Kamal and today we'll be discussing about subject details of basics of management. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग अकाउंटिंग्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, डबल एंट्री क्या होती है, यूजर्स कौन कौन से होते हैं, किस तरह से वो वर्क करते हैं, कैसे अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो हमारे लिए वर्क करता है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द अकाउंटिंग। तो आज का हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे। तो आज हम लोग इनके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्या होते हैं। एसेट्स होती हैं जो वैल्यूएबल थिंग्स हैं that are owned by the business. They are known as assets. जो वैल्यूएबल थिंग्स बिजनेस के अंदर होती हैं, बिजनेस वाले जिनको ओ करते हैं, जिनकी जो उनकी खुद की प्रॉपर्टीज होती हैं, उन्हें बोलते हैं एसेट्स। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस, राइट। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स क्या है? फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लिक्विड एसेट्स होते हैं, फिक्शियस एसेट्स होते हैं, इंटैंजिबल एसेट्स होते हैं और वेस्टिंग एसेट्स होते हैं। तो वी आर हैविंग 5 टाइप्स ऑफ एसेट्स विद अस। सबसे पहले है फिक्स्ड एसेट्स। तो ये होते हैं ऐसे एसेट्स जो लॉन्ग टर्म यूज में के लिए एक्वायर किए जाते हैं। दे आर नॉट मेंट फॉर द रीसेल। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जो कि एक बिजनेस को चलाने के लिए मोस्ट रिक्वायर्ड होते हैं। उनको बार बार आप जो है उनको नहीं यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज देम, सॉरी, जिनको आप बार बार यूज कर सकते हैं और जिनके लिए आप बार बार पे नहीं करते हैं, उस तरह के जो एसेट्स होते हैं उन्हें फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, व्हीकल्स, फर्नीचर, ये सारे कि जो एक बार आपने लैंड खरीद ली अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, तो यू विल नॉट चेंज इट। जो बिल्डिंग बना ली, यू विल नॉट चेंज इट। जो प्लांट मैन्युफैक्चर हो गया, जो मशीनरी उसमें लग गई, उसको आप तब तक चेंज नहीं करोगे जब तक कि या तो वो खराब नहीं हो जाती या कंप्लीटली रिप्लेसेबल नहीं हो जाती है, राइट। जो व्हीकल्स आपने लिए हैं, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी में है तो वो चीज़ें हो गई, या फर्नीचर जो लगवाया गया है वो बार बार चेंज होने वाली चीज़ें नहीं हैं। दे आर द फिक्स्ड एसेट्स। और अगर बाय चांस इन एट आफ्टर सम टाइम इफ यू नीड टू चेंज देम, या आपको ज़रूरत पड़े, आपने अपनी फैक्ट्री बेचनी है, या आप शिफ्ट हो रहे हैं, आपने कहीं और जाना है, तो दीज आर योर फिक्स्ड एसेट्स। तो उनको आप यूज करके, यानी कि उनको सेल करके, यू कैन अर्न द प्रॉफिट अगेन, राइट। तो ये चीज होती है हमारे फिक्स्ड एसेट्स। देन आफ्टर आ गए लिक्विड एसेट्स। ये होते हैं सर्कुलेटिंग, फ्लक्चुएटिंग या करंट एसेट्स। मतलब उनको इजीली एज अर्ली एज पॉसिबल उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, डेब्टर्स हो गए, स्टॉक हो गए, इन्वेस्टमेंट्स हो गए, जो भी चीज़ें आप लोग यूज़ कर रहे हो। स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, कहीं इन्वेस्टमेंट करी है, किसी प्रॉपर्टी में किया है, या गोल्ड में करी है, किसी और चीज़ में करी है, जो डेब्ट्स हैं आपके, या बैंक बैलेंस जो है उसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो दीज आर द लिक्विड एसेट्स दैट यू आर हैविंग, जिनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं जब आपको उनकी ज़रूरत हो तो। देन आर द फिक्शियस एसेट्स। फिक्शियस एसेट्स कौन से होते हैं? जिनकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती, जिनकी कोई रियल वैल्यू भी नहीं होती है, लेकिन आप उनको यूज कर सकते हैं जब आपको नीड हो। लाइक द इशू ऑफ शेयर्स या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसिव। तो जैसे आप अगर शेयर्स वगैरह जो हैं उनको इशू करवाते हो, या कुछ ऐसे एक्सपेंसेस करते हो जिनकी कोई रियल वैल्यू नहीं है, फिजिकली वो चीज़ें प्रेजेंट नहीं हैं, बट यू नीड टू इन्वेस्ट इन देम, राइट। तो कुछ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जैसे हम स्टार्टिंग में एक्सपेंसेस करते हैं जो रॉ मटेरियल के लिए, या कोई सर्वे करवाने के लिए, या इस तरीके से चीज़ों के लिए जो इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं, जो एसेट्स में काउंट नहीं होते, तो उनको फिक्शियस एसेट्स बोलते हैं। इमेजिनरी एसेट्स होते हैं। देन इंटैंजिबल। इंटैंजिबल एसेट्स जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, राइट, दैट इज योर गुडविल और दैट आर योर पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स। वो होते हैं आपके इंटैंजिबल, जो जिनको आप चेंज नहीं कर सकते हो, राइट। वो फिक्स्ड रहते हैं, वो हमेशा के लिए आपके ही होते हैं। वो होते हैं इंटैंजिबल एसेट्स। यानी कि जो इस तरह के एसेट्स हैं, जैसे कि आपकी गुडविल है, तो वो क्या है? वो आपने एक बार बना ली, जो गुडविल आपने बना ली है वो एज इट इज ही वर्क करती रहेगी,
राइट तो जैसे कि इंटैंजिबल का मतलब है विच इज़ डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब, जिसको आप समझा नहीं सकते हो, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो। तो कोई चीज़ है जो आपने बनाई है, जिसको आपने पेटेंट करवा लिया है, तो दैट इज इंटैंजिबल एसेट, राइट। तो वी यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट, यू कैन नॉट मेजर इट, जो अनमेजरेबल थिंग्स होती हैं, राइट। आपकी गुडविल को मेजर नहीं किया जा सकता है, वो कोई पर्सन अंडरस्टैंड कर सकता है। जो आपने एक बार ट्रेडमार्क बना लिया अपना, राइट, कोई कोई सिंबल बना लिया, कोई भी ट्रेडमार्क जिससे आपकी पहचान है, दैट इज इंटैंजिबल एसेट, राइट, विच कैन नॉट बी मेजर्ड। देन इज वेस्टिंग एसेट्स। अब वेस्टिंग एसेट्स क्या है? तो इस तरह के एसेट्स विच आर कंज्यूम्ड थ्रू बीइंग वर्कड और यूज्ड। जैसे कि कोई रॉ मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कोई शू फैक्ट्री है, तो उसके अंदर रबड़ यूज़ की जा रही है, या कुछ इस तरह की चीज़ यूज़ की जा रही है जिससे आप शूज़ बना रहे हो, या स्लीपर्स बना रहे हो, या क्रॉक्स बना रहे हो। तो उसमें जो चीज़ें तो आपकी शेप उसको देने के लिए, शू को शेप देने के लिए, या फुट साइज को शेप देने के लिए जो यूज़ हो गई, जो बाकी एक्स्ट्रा कटिंग्स हैं, दे आर ऑल वेस्ट, दे आर वेस्टिंग एसेट्स। तो ये एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लकड़ी का काम कोई कर रहा है, कोई बॉटल्स बनाने का काम कर रहा है, तो उसमें जो जो चीज़ें मेन बड़ा बड़ा पार्ट है, कोई कपड़ा ही सिल रहा है, अगर कोई टेलर ही है, तो उसमें क्या है, जो मेन पार्ट है उससे तो आपका सूट जो रेडी ड्रेस जो है वो रेडी हो जाएगी, लेकिन जो बाकी का छोटे छोटे पार्ट्स हैं, दे विल नॉट बी यूज, दे आर वेस्टिंग एसेट्स, राइट। तो माइंस के अंदर जो है वहाँ पे वेस्टिंग एसेट्स जो हैं वो होते हैं, राइट, जो कि कंज्यूम हो जाती हैं थ्रू और बीइंग यूज्ड, या जो कंज्यूमेबल चीज़ें होती हैं उसके अंदर जो कंज्यूम हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपने कोई सिस्टम, जैसे गिफ्ट रैपिंग है, गिफ्ट रैपिंग में आप टेप यूज़ कर रहे हो, राइट, वो कोई कोई फिक्स चीज़ नहीं है, तो दैट इज अ वेस्टिंग एसेट। तो आप उसको यूज तो कर रहे हो, बट उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। आप गम यूज कर रहे हो, उसका कोई लॉजिक नहीं है, ना वो दिख रहा है कहीं पे, और ना ही उसका कोई चीज जो है वो उसके बारे में नजर आ रही है, उसकी गुडविल कोई नजर नहीं आ रही है सामने से। दैट इज अ वेस्टिंग एसेट विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग वर्क और इज बीइंग यूज्ड, या कंज्यूम हो गया, या यूज हो गया, या वेस्ट हो गया, ठीक है। तो दे आर वेस्टिंग एसेट्स। देन आफ्टर द नेक्स्ट पॉइंट इज द टाइप्स ऑफ द कैपिटल। कैपिटल का क्या मतलब, जैसे हमने पढ़ा कि हमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो इनिशियली दैट इज यूज्ड। तो टाइप्स कौन कौन सी हैं कैपिटल के? कैपिटल होता क्या है? इट इज द पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, एंड इट कंसिस्ट ऑफ ऑल द करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। उसके अंदर होते हैं सारे कैपिटल के अंदर जितने करंट एसेट्स हैं, मतलब कितना आपका खर्चा होना है, दैट इज कैपिटल ऑन कैश, cash at bank, building, plant, machinery, furniture, these all are the capital of the business, right। तो इनको फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं, या वर्किंग कैपिटल में आ जाते हैं। तो फिक्स्ड कैपिटल में कौन सी चीजें आती हैं? जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उन्हें ही फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। तो प्लांट, मशीनरी, व्हीकल, फर्नीचर, बिल्डिंग, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में क्या चीजें हैं? द कैपिटल, the part of the capital available with the firm for day to day working of the business is known as the working capital। तो डे टू डे जो चीज़ें उनको चाहिए उनको यूज़ करने के लिए, तो उनको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जो एक बार फिक्स्ड हो गई, फिक्स्ड एसेट्स बन गए, फिक्स होकर लग गई, उनको बार बार चेंज नहीं करना है, तो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, कि यहाँ पे ये इतनी इन्वेस्टमेंट हो गई और ये हमारी फिक्स्ड कैपिटल है जो हमने लगाई। वर्किंग कैपिटल में क्या है? जो फर्म में डे टू डे वर्किंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो चीज अवेलेबल होगी, राइट, तो दैट विल बी द वर्किंग कैपिटल। तो जनरली हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल इज इक्वल्स टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज जो हैं उनको अगर हम कंबाइन करें तो वो वर्किंग कैपिटल बन जाती है, राइट। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज आर द ऑब्लिगेशंस और द डेब्ट्स payable by the enterprise in the form of money or goods। दैट मीन्स वो फिक्स्ड भी हो सकती हैं, करंट भी हो सकती हैं, एंड कंटिजेंट भी हो सकती हैं। अब फिक्स्ड लायबिलिटीज कौन सी हुई? जो हमें जनरली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम पे करनी होती हैं। लायबिलिटीज जो डेब्ट्स हमारे ऊपर हैं, जो हमने अभी पे करने हैं, जो चीज़ें हमारे सर पे हैं। फिक्स्ड लायबिलिटीज क्या है? जो लॉन्ग टर्म में पे करनी है, जैसे आपने कोई लोन लिया है, डिबेंचर लिया है, या मॉर्टगेज एक्सेट्रा करी है, तो दे आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड लायबिलिटीज, राइट। तो वो चीज जो हम करते हैं जो लॉन्ग टर्म में हम लोगों को पे करनी होती है, उसे बोलते हैं फिक्स्ड लायबिलिटीज। अब मॉर्गेज, जैसे ये लिखा है, दिस इज कॉल्ड एज मॉर्गेज। अब मॉर्गेज का मतलब है
मनी जो आप लोगों ने बोरो करी है कहीं से, कोई हाउस लेने के लिए या फ्लैट लेने के लिए, अगर कोई उधार लिया है किसी से, तो दैट इज ऑल्सो अंडर द फिक्स लायबिलिटीज, जो आपको जनरली लॉन्ग टाइम के बाद रिटर्न करना होता है। बैंक से लोन लिया है तो वो लोन्स हो गए, कैपिटल हो गई, लोन हो गए, ठीक है। अगर आपने मशीनरी भी उधार ली है तो दैट इज अंडर द मॉर्गेज, ओके, तो वो मॉर्गेज के अंदर आ जाता है। ये चीज़ें हैं। देन आफ्टर आ गई हमारी करंट लायबिलिटीज। अब करंट लायबिलिटीज में क्या चीजें हैं, जो लायबिलिटीज आपको विद इन अ ईयर पे आउट करनी है, दीज द वैल्यू ऑफ दीज लायबिलिटीज गोज ऑन चेंजेस, राइट। तो इनको आप करंट लायबिलिटीज भी कह सकते हैं, जो बिल्स पे करने हैं, राइट, जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अगर कोई पड़े हैं, सैलरीज जो आपने पे करनी है, अगर मेंटेनेंस पे कोई खर्चा हो रहा है, दे आर कॉल्ड योर करंट लायबिलिटीज, जो विद इन अ ईयर टाइम टू टाइम यू हैव टू पे, तो वो करंट लायबिलिटीज बन जाती हैं आपकी, राइट। और उनकी वैल्यूज जो है वो चेंज होती रहती हैं इन वैल्यूज की। क्रेडिटर्स को अगर कोई पेमेंट देनी है, कोई बिल्स पे करने हैं, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रहते हैं उनको पे करना है, तो वो बन जाती हैं हमारी करंट लायबिलिटीज। अब नेक्स्ट इज कंटिजेंट लायबिलिटीज। दे आर द रियल लायबिलिटीज। फ्यूचर इवेंट्स कैन ओनली डिसाइड whether it is really liability or not, right। मतलब जो फ्यूचर में आपके फ्यूचर में जो इवेंट्स होने वाले हैं वो डिसाइड करेंगे कि वेदर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो है वो रियली लायबिलिटी है या नहीं है, राइट। तो जनरली कंटिजेंट का क्या मतलब होता है कि कोई ग्रुप ऑफ पीपल which are present who are attending an event, right। contingent का मतलब होता है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ persons जो हैं if they are attending some event, right, तो वो contingent liability। अगर आपने कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है वहां पे, राइट, तो उसको अगर आप इन फ्यूचर ऑर्गेनाइज करने वाले हो या कोई सिस्टमैटिक उसको बनाने वाले हो, उसके अंदर कितने खर्चे होने वाले हैं, तो वो फ्यूचर इवेंट्स बन गए हमारे। दे कैन ओनली डिसाइड कि वेदर ये रियली लायबिलिटी है या नहीं। अगर आप उस इवेंट को कैंसिल कर दोगे तो लायबिलिटीज खत्म हो जाएंगी, राइट। तो ये रियल लायबिलिटीज नहीं होती, ये आप खुद क्रिएट करते हो ग्रुप ऑफ पर्संस के साथ मिलके, राइट। देन आफ्टर आ गई आपकी ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होती है, एनी सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड अ ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो सकती है, या नॉन कैश ट्रांजेक्शन हो सकती है। अब कैश ट्रांजेक्शन में क्या है कि जो भी एक्सचेंज होगा, गिव एंड टेक होगा, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश रिसिप्ट्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या है, दैट विल नॉट हैव कैश either received or paid or something given or received respectively. Credit transaction gives rise to debtor and क्रेडिट रिलेशनशिप, उन दोनों के बीच में वो क्या करती हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उसके अंदर कैश नहीं होगा, तो या उसको रिसीव कर सकते हैं या उसको पे कर सकते हैं। सो फॉर समथिंग गिवन और रिसीव्ड रिस्पेक्टिवली, या उसको पे कर दीजिए या उसको ले लीजिए, तो दैट आर कॉल्ड द क्रेडिट ट्रांजेक्शन, राइट। देन इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन। नॉन कैश ट्रांजेक्शन का क्या मतलब है, जहां पे कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है रिसिप्ट का या पेमेंट ऑफ कैश का, दैट डज नॉट अराइज, राइट। उसके अंदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स होती हैं, डिप्रिसिएशन हो सकती है, रिटर्न ऑफ गुड्स हो सकते हैं, कि ऐसी ट्रांजेक्शन करी जिसके अंदर आपने पैसे न लिए न दिए, बट किसी ने आपकी जो चीज़ आपसे लेके गया उसको डिप्रिशिएट कर दिया, ट्रांजेक्शन करी बट नॉन कैश। या आपको कोई गुड्स आपसे लेके गया, कोई सामान लेके गया, उसको आपको रिटर्न कर दिया, आपसे कैश वापस नहीं मांगा लेकिन आपके सामान आपको रिटर्न कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, आई डोंट वांट इट, इट्स नॉट अप टू मी, मतलब कोई अच्छा नहीं लगा या वॉट एवर इट इज, रिटर्न ऑफ गुड्स हो सकते हैं। या तीसरी चीज क्या हो सकती है इसके अंदर, कि आपने किसी को कोई सामान दिया, उसके बदले में उसने आपको कोई सामान दे दिया, दिस इज नॉन कैश ट्रांजेक्शन, सिंपल, ओके। तो वो कैश के बिना ट्रांजेक्शन हो रही है बट विदाउट एनी कैश इंक्लूडिंग हो रही है, ठीक है। तो आपने जैसे आपसे किसी ने कोई चीज़ ली, उतने ही सेम अमाउंट की आपको आपके किसी ने कोई चीज़ वापस कर दी, उसके बदले में कोई और चीज़ दे दी आपको, राइट। तो आपकी ज़रूरत पूरी हो गई, ट्रांजेक्शन भी हो गई, लेकिन वो नॉन कैश ट्रांजेक्शन है क्योंकि उसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में भी कैश नहीं होगा, इधर रिसीव्ड और पेड फॉर समथिंग गिवन और रिसीव्ड। देन अकाउंट्स। अब अकाउंट्स कौन कौन से हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स कैसे हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अकाउंट्स होते हैं, फर्म के नाम पे, कंपनी के नाम पे, इंस्टीट्यूशन के नाम पे,
किसी भी तरीके के कुछ नाम ऐसे हो सकते हैं, मालिनी एंड सन्स अकाउंट है, नागार्जुना फाइनेंस लिमिटेड अकाउंट है, आंध्रा बैंक अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, राइट। वो जिसने रिसीव किया उसका डेबिट हो गया, जिसने दिया उसका क्रेडिट हो गया। तो रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? Accounts relating to the properties और assets are known as real accounts। जो प्रॉपर्टीज या एसेट्स के साथ रिलेटेड अकाउंट्स होते हैं वो रियल अकाउंट्स होते हैं। और हर एक बिजनेस के अंदर जो एसेट्स होते हैं, मशीनरी है, फर्नीचर है, फॉर रनिंग इट्स एक्टिविटीज, सेपरेट अकाउंट उनके लिए मेंटेन किया जाता है बिजनेस के अंदर। सो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट इज व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपने किसी के अकाउंट में कोई चीज क्रेडिट की, इट गोज आउट फ्रॉम योर अकाउंट। आपने किसी से कोई चीज मंगवाई तो डेबिटेड फ्रॉम their account, right? Debit what comes in to you, credit what goes out. Nominal accounts, so accounts relating to expenses, losses and incomes and gains are known as the nominal accounts। तो उनकी examples क्या है? nominal account, wages, salaries, commission, interest received accounts, तो वो सारे हो गए हमारे nominal accounts। अब इनमें क्या है? debit all expenses and losses, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। डेबिट क्या करेंगे? सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, वो सारे डेबिट हो गए। क्रेडिट क्या होगा? सारी इनकम, सारे गेन्स। तो आप क्या क्रेडिट करोगे दूसरों के अकाउंट्स में? इनकम्स दोगे उनको, गेन्स दोगे उनको, प्रॉफिट्स दोगे। और डेबिट क्या होगा? सारे एक्सपेंसेस, सारे लॉसेस, वो सारे माइनस में आएंगे और इनकम्स और गेन्स वो सारे पॉजिटिव में जाएंगे। दे आर नॉमिनल अकाउंट्स जिनके थ्रू आपने सैलरीज प्रोवाइड करनी होती हैं, राइट। दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। उसके बाद है जर्नल, राइट। जर्नल जो है इसके अंदर, इसका क्या मतलब है? लैटिन वर्ड जर्न से बनाया गया, इसका मतलब है डे। तब जर्नल मीन्स अ डे बुक वेर इन डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स जो है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। तो जैसे ऑल द ट्रांजेक्शन्स irrespective of their nature they are recorded in chronological order। After a certain period, if we want to know whether a particular account is showing a debit or a credit balance, it becomes very difficult, so the ledger is designed to accommodate the various accounts maintained by a ट्रेडर। तो वो उसको शो करेगा कितना डेबिट हुआ, कितना क्रेडिट हुआ। फिर उसका सब डिवीजन हो सकता है, इम्पर्सनल लेजर हो सकता है, कंटेन्स ऑल द रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स, उसके बारे में इंफॉर्मेशन हो सकती है। क्रेडिट लेजर के बारे के पास क्या होगा? ऑल अकाउंट्स ऑफ द क्रेडिट्स विल बी फाउंड इन दिस बुक, उसको सप्लायर्स लेजर बोल देते हैं। डेबिटर्स लेजर क्या हुआ? ऑल अकाउंट्स ऑफ डेबिटर्स विल बी फाउंड, तो वो कस्टमर लेजर बन जाता है। मतलब इस तरह से लेजर को क्या किया? डिफाइन कर दिया। लेजर का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन, कितना डेबिट कितना क्रेडिट। अब उसमें सब डिविजन्स में क्या किया कि उनको रियल और नॉमिनल अकाउंट्स के बेसिस पे उनको डिवाइड कर दिया। तो अब क्रेडिट लेजर हो गए जो सप्लायर्स हो गए, और डेबिटर्स हो गए जिनको आपने सामान आपको देना है, तो वो कस्टमर लेजर्स हो गए। ठीक है। क्रेडिट मतलब जो आपको दे रहे हैं, सप्लायर्स जो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, डेबिटर्स मतलब जिनको आप दे रहे हो। ठीक है। तो इस तरीके से उनको डिवाइड कर दिया। तो जनरल और लेजर में भी देयर इज अ डिफरेंस। एक जनरल लेजर है, ठीक है, that contains all the accounts other than debtors and creditors, so accounts of other expenses, incomes, capital, drawing etc, they will be found in this book। तो impersonal ledger बोल देते हैं उसको। या प्राइवेट लेजर क्या है? द कैपिटल अकाउंट या ड्रॉइंग अकाउंट ऑफ द प्रोपरिएटर है, दे मे बी सेपरेटली मेंटेन्ड अनदर लेजर कॉल्ड द प्राइवेट लेजर में उसको मेंटेन करके रखना। अब जनरल लेजर में क्या है? ऑल द अकाउंट्स अदर देन डेबिटर्स और क्रेडिटर्स के अलावा बाकी जितने भी अकाउंट्स है वो सारे जनरल में हो गए। मतलब उनके खुद के एक्सपेंसेस हो गए, कितनी इनकम आ रही है, कितना कैपिटल यूज हो रहा है, कितनी ड्राइंग्स हो रही हैं, कितनी वापस जा रही हैं, वो सारी इम्पर्सनल में आ गई, जनरल में आ गई। प्राइवेट में जिसमें सिर्फ प्राइवेट किसी प्रोपरिएटर पर्टिकुलर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आ गया प्राइवेट लेजर के अंदर। अब जर्नल क्या है? जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट और ओरिजिनल एंट्री। लेजर क्या है? इट इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। इसमें इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स जनरल यूजफुल नहीं है। लेजर में सारा ट्रेल बैलेंस फाइनल अकाउंट ऑफ द लेजर प्रेजेंट है। जनरल में द ट्रांजेक्शन है, इन द जनरल इट विल बी रिकॉर्डेड इमीडिएटली, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है। इसमें डिपेंडिंग अपॉन इट्स कन्वीनियंस द ट्रेडर रिकॉर्ड्स द ट्रांजेक्शंस इन द लेजर, कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली वो उसमें सेव करता है। जनरल जो है इट में नॉट रिवील वेदर वन कस्टमर इज डेबिटर और अ क्रेडिटर। जनरल में ये चीज रिवील नहीं होती है वो डेबिटर है या क्रेडिटर, लेकिन लेजर में ये सब कुछ रिवील करना पड़ता है, क्योंकि डेबिटर और क्रेडिटर जो है बिजनेस के कौन कौन से हैं और उनको कितना अमाउंट जा रहा है या उनसे आ रहा है, वो सारा कुछ नोट डाउन करना जरूरी होता है। सो दिस इज जनरल और लेजर, राइट। सो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स जो हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट।
टिल देन अभी तक इतना ही आज के टॉपिक के लिए बस इतना ही हम लोग समझेंगे अकाउंट्स के बारे में कि लेजर क्या है, जर्नल क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट्स क्या है, एसेट्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, कैसे वो लोग यूज हो रहे हैं, ये सारी चीजें. So this was all about today. I wish it is all clear to you. Still there will be any doubts, we'll be taking them live. Till then, take care and bye bye.